बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और सत्ता की साझेदारी या ये कहिए कि सत्ता का जो बंटवारा होता है वो किस प्रकार होता है ताकि किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को, किसी भी राष्ट्र को आसानी से संचालित किया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है उसी चैप्टर के अंतर्गत, सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत, वो है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम व श्रीलंका। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी देश में बहुत सारी जटिलताएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया कि भारत में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इन सभी आधारों पर किसी न किसी प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरीके की न्यूज़ आपको टीवी में दिख जाती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, शोषण को लेकर हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यही मैंने ये भी आपको कल बताया कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो दुनिया के लगभग सभी देशों में ये समस्याएं विद्यमान हैं, मौजूद हैं। जैसे अगर अमेरिका को ले लीजिए या यूरोप के कंट्रीज़ को ले लीजिए, तो आप जानते होंगे कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करते थे तो हमारे उनके बीच में किस प्रकार का विभेद था। आप कहेंगे कि काले और गोरे का, तो ये विभेद तो कभी मिटा नहीं। आज भी देखिए, जिस देश में इंडियन रहते हैं या और भी कोई रहता है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि तुम इस देश के रहने वाले हो, तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं मौजूद होती हैं। उन्हीं में से एक देश है, उन्हीं समस्याओं से भरा हुआ एक देश है बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो आपके यूरोप जो महाद्वीप है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसी कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। आप जब देखेंगे यूरोप जो है आपको मैप में उत्तरी हिस्से में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उत्तरी हिस्से में आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके जो पड़ोसी देश हैं, उस पड़ोसी देशों में आपको फ्रांस दिखेगा, लग्जमबर्ग दिखेगा, जर्मनी दिखेगा और आपको नीदरलैंड भी इसके सीमावर्ती देश जो हैं। सीमावर्ती देश का क्या मतलब होता है? सीमावर्ती देशों का मतलब होता है कि ऐसे देश जो किसी देश की सीमा से लगे हुए हों। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से देश, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग या लक्समबर्ग लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है ये लग्जमबर्ग। ठीक है, और इसके बाद एक देश है नीदरलैंड। ठीक है, तो ये देश हैं, कौन से देश हैं? सीमावर्ती देश हैं। किसके? बेल्जियम के। ठीक है, ये आपको समझते हुए चलना है। देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़े, लेकिन आपको सही से समझना अगर हो तो उसके स्थिति को, उसकी भौगोलिक स्थिति को भी साथ में समझते हुए चलना चाहिए, ताकि भूगोल भी आपका साथ साथ में मजबूत हो और चीज़ें भी समझ में आती रहे। तो ये है, और ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो मैंने आपको बताया कि ये यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है। जैसे आप देखेंगे तो ये इस साइड में जो पड़ेगा, आपको मैप में देखेंगे तो ये अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ बीच में अटलांटिक है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे आप जाएंगे तो अफ्रीका और सऊदी अरबिया और इधर फ्रांस है, और फिर इधर आपको आके मिलेगा अपना भारत। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये भूगोल, आपको भौगोलिक स्थिति इसकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर हम बात करें इसकी जटिलताओं की, सघनताओं की, तो हम बात करेंगे कि इसकी आबादी क्या है, इसकी जनसंख्या क्या है। तो इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं कि आपने हरियाणा का नाम तो सुना होगा। हरियाणा की जो
आबादी है उसकी आबादी का ये लगभग आधा है। हरियाणा की आबादी का लगभग ये आधा है, ठीक है। और इसकी आबादी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, 1,15,00,000 के आसपास, ठीक है। 1,15,00,000 के आसपास इसकी आबादी है। अब इसमें समस्या क्या पैदा होती है, जैसे भारत में मैंने आपको बताया कि किस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो जो समस्याएं भारत में देखने को मिलती हैं उसके पैरेलल किस तरीके की समस्याएं वहाँ देखने को मिलती है, जिससे लोगों के बीच में, वहाँ के निवासियों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती हो, और फिर उनके बीच में किस तरीके का समाधान निकालकर हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, वो कैसे होता है। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर समझने से पहले ये ज़रूर समझ लें कि वहाँ समस्याएं क्या होती हैं जिसको लेकर सत्ता का बंटवारा हो। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि सीमावर्ती देश बताया। अब मैंने आपको ये बताया कि जनसंख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया कि लगभग 1,15,00,000 के आसपास जनसंख्या पड़ती है, जो कि हरियाणा की जनसंख्या की आधी है, ठीक है। देखिए, वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो क्षेत्र के आधार पर, यानी एक भूमिगत क्षेत्र के आधार पर, भूमि के आधार पर और भाषा के आधार पर विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर जो फ्लेमिश क्षेत्र है, फ्लेमिश क्षेत्र, अगर हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल बेल्जियम की, ध्यान रखिएगा इस बात को, बेल्जियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। श्रीलंका की बात हम इसके बाद में करेंगे, ठीक है। जो फ्लेमिश क्षेत्र है, फ्लेमिश क्षेत्र, वहाँ की जो आबादी है आपको वो मिलेगी 59%। और उस आबादी में जो लोग रहते हैं वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोगों की भाषा क्या है, डच है, डच भाषा है, ठीक है, डच भाषा है। इसी प्रकार से हम वहाँ पे जो दूसरी, ये सबसे बड़ी आबादी है, 59% सबसे बड़ी आबादी है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी आबादी है वहाँ की, जो दूसरे बड़े निवासी हैं वहाँ के, वो किस एरिया में रहते हैं, तो वो लोग रहते हैं वेलोनिया में, वेलोनिया में रहते हैं। और इनकी जो आबादी है वो है 40%। और ये लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंच, कौन सी भाषा का, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर 99% हुआ, तो 1% और भी कुछ लोग होंगे, तो वो लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं 1% लोग, तो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किस भाषा का, जर्मन भाषा का। इस तरीके से देखेंगे तो 100% जो आबादी है वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो जाएगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इस आधार पे हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप और आगे इसकी विभिन्नताओं को, इनकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश करेंगे, तो जो फ्रांस की जो बेल्जियम की राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स। राजधानी है क्या, ब्रुसेल्स, राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स राजधानी है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश में है। देखिए, ब्रुसेल्स उसकी छोटी सी राजधानी है, लेकिन आप देखेंगे तो पूरे देश में जो सबसे बड़ी आबादी है वो है फ्लेमिश में रहने वाले डच भाषी लोगों की। और उसके बाद जो माइनर आबादी है, माइनॉरिटी आबादी है, उसकी हम बात करें तो वो 40% है जो कि फ्रेंच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में जाएंगे तो ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। ये बिल्कुल क्या हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। जो आबादी पूरे बेल्जियम में ज़्यादा है, वो आबादी ब्रुसेल्स में जाके भाषा के आधार पर घट जाती है, ठीक है। क्या होता है, वहाँ पर 80% लोग, देखिए यहाँ पे समझिए, वहाँ पे जो 80% लोग हैं और बचे 20% लोग, ठीक है। 80% जो लोग हैं वो देखिए क्या बोलते हैं, 80% लोग जो है ब्रुसेल्स में रहने वाले वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते रहिए, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, जो कि क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। देखिए एक बात समझते चलिएगा कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये जो
आपके एमसीक्यू आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये चीज़ें पूछने को देखने को मिलती हैं, पूछी जाती हैं। अगर हम 20% आबादी की बात करें तो मैंने कहा कि जो पूरे देश में लागू होता है वो ब्रुसेल्स में जाके भाषा के आधार पर जो लागू होता था ब्रुसेल्स में जाके पलट जाता है, यानी जस्ट उल्टा हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ पे फ्रेंच जो है बोलने वाले पूरे देश की बात करें तो 40% थे, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें अगर किसकी, ब्रुसेल्स की, तो वो है 80%, ठीक है, ज़्यादा हो गए। और यहाँ पे 20% हो गए कौन से, डच लोग। 20% कौन लोग हो गए, डच लोग। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, किस तरीके की विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। यानी आप ये समझिए कि पूरे देश में जिनकी आबादी भाषा के आधार पर ज़्यादा है, उनकी आबादी एक राजधानी क्षेत्र में जाकर उल्टी हो जाती है, ठीक है, यानी संख्या उसकी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है, आप कहेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी की आबादी ज़्यादा है, किसी की आबादी कम है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ज़रा बताओ कि ये जो ब्रुसेल्स में रहने वाले ज़्यादा ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली होंगे दूसरे पर। ब्रुसेल्स में रहने वाला जो फ्रेंच भाषी है वो हावी हो जाएगा डच पर, ये होगा ना, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमेशा जो है मेजॉरिटी जो होती है वो माइनॉरिटी पे हावी होने की कोशिश करती है ना। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि यहाँ पर डच जो हैं, पूरे बेल्जियम में जो डच हैं वो 59% हैं। तो आप ये भी कहेंगे कि जाहिर सी बात है इनकी तादाद, इनकी जो जनसंख्या है वो फ्रेंच और जर्मन के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए जो डच होंगे वो फ्रेंच और जर्मन पर हावी हो जाएंगे अपनी संख्या के आधार पर। लेकिन ज़रा सा आप इसको समझेंगे तो यहाँ पर जब आप 1950-60 के दशक में जाएंगे तो आप देखेंगे और इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं था, ये संख्या में ज़्यादा तो थे लेकिन इन पर हावी होने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, या ये कहिए कि करने में असफल हो रहे थे। इसकी क्या वजह थी? इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी, ये संख्या में कम तो थे लेकिन ये समृद्ध थे। ये क्या थे? समृद्ध थे, संपन्न थे और शक्तिशाली भी थे। किससे? डच लोगों से। डच लोगों से ज़्यादा समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली थे। उनके पास ताकत थी, उनके पास पैसा था, ठीक है, उनके पास सब कुछ था और वो फ्रेंच पर हावी हो सकते थे, जर्मन पर हावी हो सकते थे। अब ये बात आपको सोचनी होगी कि जब भी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब भी कोई भी कम संख्या वाला कभी भी ज़्यादा संख्या वाले पर हावी होने की कोशिश करता है तो ऐसे में समस्याएं आ जाती हैं। अगर हावी ना भी हो तो मेजॉरिटी ये सोचती है हमेशा कि ये मेरे ऊपर कैसे हावी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इस ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जो मेजॉरिटी होगी और जो माइनॉरिटी होगी, यानी जो बहुसंख्यक होंगे और जो अल्पसंख्यक होंगे, वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। विद्रोह या ये कह सकती है कि तनाव या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये तो था आपका बेल्जियम, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके की समस्याएं देखने को आपको मिल रही थी और यही हुआ था कब? 1950 और 60 के दशक में। 1950 और 60 का दशक वही दशक है जब हमने आज़ादी पाए हुए हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, हम आज़ादी पा चुके थे, ठीक है, और अपने देश को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। तब ये देश जो है आपस में संघर्ष की स्थिति में पैदा आ गए थे। भाषा के आधार पर माइनॉरिटी और जो मेजॉरिटी हो रही थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें जो दूसरा है, अभी तक तो हमने किसको समझा? अभी हमने बेल्जियम को समझा, लेकिन अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी के अंतर्गत वो है श्रीलंका। हम श्रीलंका की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि श्रीलंका में इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। देखिए
श्रीलंका में अगर आप जाएंगे तो श्रीलंका भारत के निचले हिस्से में पड़ता है, यानी दक्षिणी इलाके में पड़ता है। आपको पता होगा, ठीक है ना, आपको पता होगा कि ये तमिलनाडु से सटा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तमिलनाडु, केरल की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आपको ये मिलता है। श्रीलंका के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, श्रीलंका की जो स्थिति है उसको बताने की ज़रूरत है। आइए देखिए, बेल्जियम में तो हमने ये जाना कि किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, ये बाद में हम जानेंगे कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने इस टकराव को रोका। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि श्रीलंका में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो श्रीलंका की अगर हम स्थिति का हम आकलन करेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि श्रीलंका में भी की आबादी जो है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में, बेल्जियम के एग्जाम्पल में हमने ये बताते हुए समझा कि बेल्जियम की हरियाणा के तुलना में आबादी कितनी है, उसी आधार पे हम ये भी समझने की कोशिश करें ताकि हम बेल्जियम, हरियाणा और श्रीलंका और बेल्जियम का भी कंपैरिजन करके समझ सकें। तो हम देखेंगे कि श्रीलंका की जो आबादी है, जो श्रीलंका की आबादी है वो हरियाणा की आबादी के लगभग बराबर है। हरियाणा की आबादी के लगभग बराबर है ये, ठीक है ना, लगभग बराबर है श्रीलंका और हरियाणा की आबादी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं कि क्या वेरिएशंस थे, क्या विभिन्नताएं थी जिसने श्रीलंका को भी उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वहाँ के लोगों को आपस में टकराव हो जाए। आइए जानते हैं। देखिए वहाँ पर दो प्रमुख जो है जातियाँ निवास करती हैं। पहली है सिंगली वहाँ की भाषा भी है, ये समझते हुए चलिएगा। और दूसरी है तमिल, ठीक है। सिंगली जाति और तमिल जाति, ये आप जानते हैं कि ये दोनों भाषाएं हैं। तमिल आप जानते होंगे कि साउथ में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है। तो चूंकि लैंग्वेज के आधार पर ही इस बात को, भाषा के आधार पर ही इस बात को बांटा गया है, इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। देखिए अगर हम सिंगली की बात करें तो सिंगली वहाँ पर सर्वाधिक आबादी वाले लोग हैं, वो हैं 74%। 74% जो आबादी है वो सिंगली आबादी है, सिंगली भाषी आबादी है। और अगर हम बात करें तमिल की तो तमिल जो है वो 18% मीन्स 18% आबादी है। तमिल भाषी 18% हैं, ठीक है। अब देखिए सिंगली तमिल की अगर हम बात करें, सिंगली में तो ठीक है, लेकिन तमिल में भी बंटवारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तमिल में क्या है, तमिल में दो तरीके की हैं, तमिल में भी दो तरीके के बंटवारे आपको देखने को मिलेंगे। एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरे भारतीय मूल के तमिल। कौन? भारतीय मूल के तमिल। देखिए श्रीलंकाई मूल के तमिल का तो मतलब है कि श्रीलंका के ही वो निवासी थे और वो तमिल बोलते हैं। श्रीलंका के ही बेसिकली वो रहने वाले थे और तमिल बोलते हैं। लेकिन भारतीय मूल का मतलब तो यही हो जाएगा, आप समझ भी रही होंगे कि भारतीय मूल का मतलब होता है कि बेसिकली वो भारत के रहने वाले थे, लेकिन काम धंधों के मकसद से, काम धंधों के उद्देश्य से कि हमको रोजी रोटी मिल जाए, अंग्रेज़ों के समय वो क्या किए, पलायन करके श्रीलंका में जाकर बस गए। चूँकि एक बार कोई कहीं जाकर बस जाता है तो वो वहाँ का उसका घर हो जाता है, उसी तरीके से वो वहाँ पर रहता है। तो ये लोग जो है, ये जो भारतीय लोग थे, जब वहाँ गए तो वहाँ पर बस गए और तमिल चूँकि भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो तमिल मूल के, भारतीय मूल के तमिल कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें भी समझिए, यहाँ पर यहाँ पे जो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, ठीक है, श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, उसकी अगर हम बात करें तो श्रीलंकाई मूल के तमिल जो है वो, उनकी आबादी 13% है। देखिए तमिल बोलने वाले दोनों हैं, श्रीलंका वाले भी और भारतीय मूल के भी, लेकिन
जो इसमें बंटवारा अगर आपका हमने किया तो ये 13% आबादी है, जबकि ये वाली आबादी जो है तमिल बोलने वाली 8% है। ठीक है, ये क्या है 8% है। देखिए अगर और बात समझने की कोशिश करें, वेरिएशन समझ रहे हैं हम, इस चीज़ को समझ के रखिएगा कि हम वेरिएशन समझ रहे हैं। देखिए इतनी वेरिएशंस आपको मिली, सिंगली 74%, तमिल 18%, तमिल जो भाषा थी उसमें भी 2 लोग थे, एक श्रीलंकाई मूल के, एक भारतीय मूल के। श्रीलंकाई मूल के 13% आबादी थी, भारतीय मूल के 8% आबादी थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रिलीजन के आधार पर तो इसमें भी हमको रिलीजन के आधार पर मिल जाएंगे। देखिए ये मैंने आपको कहा था बंटवारे किसके भी आधार पे होते हैं, जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, ये सारे आधारों पर होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बात किया, हमने यहाँ पे भाषा के आधार पे बात किया, फिर ये स्थान विशेष के आधार पे बात किया, भाषा के आधार पर सिंगली और तमिल। इसके बाद हम अगर तमिल को बांटे तो हमने स्थान विशेष के आधार पर श्रीलंका के रहने वाले, भारत के रहने वाले। अब इसमें भी हम अगर वेरिएशंस देखेंगे तो इसमें हिंदू और प्लस मुस्लिम दोनों थे, हिंदू और प्लस मुस्लिम दोनों है। तो देखिए यहाँ पे धर्म के आधार पर भी वेरिएशन आपको देखने को मिल गया। ठीक है ना, आपको क्या मिला, भाषा के आधार पर मिल गया। देखिए ये क्या मिला, भाषा के आधार पर मिला। ये कैसे मिल गया, ये जो मिला है आपको ये वाला हिस्सा, ये वाला किस आधार पे मिला, तो स्थान विशेष के आधार पे मिल गया आपको देखने को। ठीक है, और ये जो दोनों मिले हैं ये वाले किस आधार पे मिल गए, धर्म के आधार पे मिल गए। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे 3 तरीके के वेरिएशंस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करें ईसाई की। देखिए वहाँ पे ईसाई भी निवास करते हैं। तो जबकि बात कर रहे हैं धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर तीसरी जो आप जानते होंगे दुनिया में सबसे बड़ी जो आबादी है वो ईसाई आबादी है। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ संख्या तो हर देश में मौजूद होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्रीलंका में भी वो आबादी निवास करती है, और वो आबादी ईसाई जो है वहाँ पर 7% है। कितनी परसेंट, 7% है वो आबादी। कितनी आबादी है, 7% आबादी वहाँ पर निवास करती है ईसाई धर्म के मानने वालों की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको तीनों मिल गए देखने को। ठीक है, हाँ अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग, ज़रूरी नहीं है कि ये ईसाई तमिल ही बोलने वाले, ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना है। वो तमिल भी बोल सकते हैं और वो सिंगली भी बोल सकते हैं। तो वो दोनों भाषाओं को बोलने वाले होते हैं। दोनों जो प्रमुख भाषाएं हैं, दोनों प्रमुख भाषाओं को बोलने वाले। ठीक है, दोनों प्रमुख भाषा बोलने वाले हैं, दोनों प्रमुख भाषा बोलने वाले ये लोग हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको वहाँ समझाया, यहाँ समझाया। देखिए कितने वेरिएशंस हैं। आप तो देखते होंगे हर जगह पे इस तरीके की चीज़ें कि अपने अधिकारों को, अपने मांगों को मनाने के लिए अगर उनको लगता है कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं, या हम अपनी आवश्यकताओं को या किसी भी प्रकार से हमें दबाया जा रहा है, तो कोई भी हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे लिंग की, चाहे भाषा के किसी भी आधार पर, वो आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अब आपको समस्या समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि क्यों सत्ता का बंटवारा ज़रूरी हो रहा था। इसके विषय में हमने ये बात आपको रख दी, समस्या आपके सामने रख दी। समस्या का जो निराकरण है वो हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, समस्या आपको समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब देखिए बेल्जियम, फिर से हम एक बार इसको समरी समझा देते हैं। बेल्जियम में जाति के आधार, भाषा के आधार पर, स्थान विशेष के आधार पर, है ना, वहाँ वेरिएशंस पाया गया। और जो लोग कम संख्या में थे वो संपन्न थे, समृद्ध थे और शक्तिशाली भी थे, जबकि ज़्यादा संख्या वाले उनसे कमज़ोर पड़ते थे, और उस वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अब जब विवाद होता है तो उसका निपटारा भी तो करना पड़ता है, वरना समस्या अगर सेम की सेम छोड़ दी जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है किसी देश के लिए, शायद वो विभाजन की स्थिति पैदा कर दे। ठीक है,
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हो, चाहे किसी भी देश का बंटवारा देखने को मिले। इस तरीके की समस्याएं जब पड़ी रह जाती हैं, उनका किसी भी प्रकार से निपटारा नहीं होता, तो वो बहुत घातक परिणाम लेकर आती हैं हमारे सामने। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आपने देखा श्रीलंका को भी, श्रीलंका में भी ये स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ पे दो जातियाँ थी, जाहिर सी बात है जो बहुसंख्यक होगा वो अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश करेगा, और अल्पसंख्यक जो 18% अल्पसंख्यक था वो दबना नहीं चाहेगा, यानी वो भी अपनी मांगों को रखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी स्थिति ये उत्पन्न हुई। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इसका नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। एक बुक जो मैंने कही थी लेने के लिए, वो बुक ले लीजिएगा और स्टडी करिएगा। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकवाद पे किस तरीके से आपको क्या स्थिति थी और किस तरीके से वहाँ पर समस्याओं का निपटारा हुआ, और किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी समस्या से निपटा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।